हजारों साल पहले लिखी गई किसी किताब में क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर तो लोग यही सोचेंगे कि ये नामुमकिन है। सही कहा। और यही सवाल किसी को भी चौंका सकता है। आज की इस डीप डाइव में हम आशीष सुतार की लिखी किताब भविष्य पुराण कलयुग का सच के कुछ बहुत ही खास हिस्सों का एनालिसिस करने वाले हैं। हाँ, और हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि प्राचीन ग्रंथों में छुपे ये जो संकेत हैं वो आज के इस फास्ट पेस्ड टेक ड्रिवन टाइम की रियलिटी से मतलब इतने सटीक कैसे मैच कर रहे हैं। एग्जैक्टली और यहाँ शुरू में ही एक बात क्लियर कर देना बहुत जरूरी लगता है मुझे। ये कोई डराने वाली चर्चा नहीं है या किसी डूम्सडे या कयामत की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हम यहाँ। हाँ, देखिए, ये क्लैरिफाई करना वाकई बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरी डिस्कशन का जो मकसद है ना वो उस प्राचीन एंशिएंट नॉलेज को डिकोड करना है ताकि हम ये समझ सकें कि सोसाइटी और ह्यूमन साइकोलॉजी में जो इतने गहरे चेंजेस आ रहे हैं उनका रूट कॉज क्या है। राइट, क्योंकि किताब कहती है कि जब हम इन बदलावों की जड़ को समझ लेते हैं तो इस हाईली कंफ्यूजिंग टाइम में खुद को मेंटली स्ट्रांग और बैलेंस्ड रखना आसान हो जाता है ना। बिल्कुल, ये तो एक तरह से करंट सोसाइटी का आईना देखने जैसा है। हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये आईना बहुत सी अनकंफर्टेबल सच्चाइयां भी दिखाता है। जैसे इस आईने में जो सबसे पहली इमेज आती है वो प्रायोरिटीज के बदलने की है। किताब बताती है कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेते ही कलयुग शुरू हो गया था। और सबसे बड़ा बदलाव जो इस युग के आते ही हुआ वो कोई जियोग्राफिकल या एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं था। वो एक्चुअली इंसान के अंदर का एक डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। यानी अंदर से लोग बदल गए। हाँ, मतलब सत्य, धर्म और करुणा की जगह एक नई पावर ने ले ली और वो पावर है पैसा, धन। पैसा, राइट। और इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को समझना बहुत जरूरी है आज के कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, क्योंकि पहले के युगों में सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस बात पर टिका होता था कि इंसान का कैरेक्टर कैसा है, उसमें एथिक्स कितने हैं। लेकिन भविष्य पुराण के पन्नों में यह साफ लिखा है कि इस नए युग में इंसान की आयु यानी उम्र और उसका पेशेंस दोनों कम हो जाएंगे। और इस कमी को पूरा करने का इल्यूजन कौन देगा? पैसा। एग्जैक्टली, धन ही सबसे बड़ा भगवान बन जाएगा। जिसके पास पैसा होगा समाज में उसी को रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे उसका कैरेक्टर या बिहेवियर कैसा भी क्यों ना हो। एक गरीब इंसान चाहे वो कितना भी गुणी या अच्छा क्यों ना हो, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर हम इसको आज के मॉडर्न लेंस से देखें तो ये एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन लगती है मुझे। आज के इस डिजिटल टाइम में सोशल मीडिया पर किसी इंसान की वैल्यू इस बात से तय होती है कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं। हाँ, या उसके बैंक अकाउंट में कितने जीरोज हैं। सही बात है। वो इंसान रियल लाइफ में कैसा बिहेव करता है, उसमें कितनी एम्पैथी है, ये सब चीजें ना बैकग्राउंड में चली गई हैं। एक तरह से हमने इंसान की वैल्यू का फाइनेंशियलाइजेशन कर दिया है। और इसी फाइनेंशियलाइजेशन की वजह से एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास पैदा होता है जिस पर किताब काफी जोर देती है। इंसान को लगता है कि धन उसको हर चीज पर कंट्रोल दे देगा, जो कि कुछ हद तक सच लगता है बाहर से देखने में। हाँ, बाहरी दुनिया को तो पैसा कंट्रोल कर लेता है। भौतिक सुख सुविधाओं का ढेर लग जाता है, घर बड़े हो जाते हैं, गाड़ियां एक्सपेंसिव आने लगती हैं। लेकिन एक चीज जो नहीं खरीदी जा सकती वो है शांति। शांति को नहीं खरीद सकते तो फिर लोग करते क्या है? लोग पैसा कमाने की एक ब्लाइंड रेस में भागते रहते हैं। सही और गलत का फर्क मिट जाता है। रिजल्ट ये होता है कि मटेरियल चीजें तो बढ़ती जाती हैं, लेकिन मन का सेटिस्फैक्शन और परिवार का साइज दोनों लगातार सिकुड़ते जाते हैं। बाप रे, ये तो एक बहुत ही अजीब और आयरॉनिकल सिचुएशन है। बाहर से एक बहुत ही रिच और शाइनी लेयर है, लेकिन अंदर से गहरा खालीपन। बिल्कुल वैसा ही है। अब जब किसी सोसाइटी के सेंटर में सिर्फ और सिर्फ पैसा आ जाए और हर चीज को प्रॉफिट और लॉस के स्केल पर वेट किया जाने लगे, तो उसका सबसे पहला शिकार तो हमारे ह्यूमन रिलेशंस होते हैं ना। हाँ, और ऐसा होना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जब बेस ही सेल्फिशनेस और प्रॉफिट का हो गया हो तो उस पर टिके रिश्ते सेल्फलेस कैसे रह सकते हैं? सही पॉइंट है। किताब गहराई से बताती है कि जहां पहले रिश्ते प्यार, सैक्रिफाइस और ट्रस्ट पर टिके होते थे, वहीं इस युग में रिश्ते सिर्फ कन्वीनियंस और यूटिलिटी पर टिकने लगेंगे। मतलब जब तक कोई इंसान आपके काम आ रहा है
तब तक उससे रिश्ता है। मैंने सोर्स मटेरियल में जो पढ़ा ना इस बारे में, वो मुझे लिटरली थोड़ा डिस्टर्ब कर गया। उसमें लिखा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को एक टाइम के बाद बर्डन समझने लगेंगे। बहुत ही हार्श रियलिटी बताई गई है। हाँ, मतलब पेरेंट्स अपना पूरा लाइफ बच्चों को बड़ा करने में लगा देंगे, लेकिन जब वो ओल्ड होंगे और उनकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी तो वही बच्चे उन्हें अपनी लाइफ से साइड कर देंगे। ये समाज का सबसे बड़ा पतन है। और इसके अलावा मैरिज जैसी इंस्टीट्यूशन, जिसे हमेशा एक सेक्रेड बॉन्ड माना गया है, वो भी बस एक कॉन्ट्रैक्ट या कन्वीनियंस का रिलेशन बन के रह जाएगी। देखिए, मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में जो डिक्लाइन बताया गया है वो ट्रस्ट की कमी पर बेस्ड है। जब हर इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा हो तो दो लोगों के बीच वो डीप ट्रस्ट बन ही नहीं सकता जो एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन के लिए जरूरी होता है। तो लोग बस दिखावा करते हैं। हाँ, लोग बाहर से स्माइल करेंगे, एक दूसरे के साथ होने का शो ऑफ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों की सक्सेस देखकर जेलसी से भरे रहेंगे। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, इस कमर्शलाइजेशन या व्यवसायीकरण की आग में धर्म भी पूरी तरह से जलने लगता है। बिल्कुल, बड़े बड़े मंदिर बनेंगे, बहुत ग्रैंड इवेंट्स होंगे, लेकिन जो ट्रू डिवोशन या सच्ची श्रद्धा है वो गायब हो जाएगी। लोग धर्म को फॉलो किसी इनर पीस के लिए नहीं करेंगे, बल्कि सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए या किसी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए करेंगे। और इसी शो ऑफ के बीच ना नकली गुरुओं का एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो जाएगा, जहां लोग किसी सोचे समझे सच्चे गाइड को पहचान ही नहीं पाएंगे। धर्म का ये कमर्शलाइजेशन इस युग की सबसे बड़ी आयरनीज में से एक है। वही इंसान भगवान के पास भी एक बिजनेसमैन की तरह जाएगा, है ना? एग्जैक्टली, कुछ देने के बजाय बस ये मांगने की उसे बदले में क्या मिलेगा। मुझे ना यहाँ थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है, क्योंकि ये पूरी पिक्चर बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग लग रही है। अगर हर इंसान बस अपने बारे में सोच रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, धर्म एक बिजनेस बन गया है, तो बचेगा क्या? हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी सच्ची फीलिंग या अच्छाई बचे भी ही नहीं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ह्यूमैनिटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। देखिए, ये सवाल आना बहुत नेचुरल है और ये पिक्चर्स सच में डरावनी लग सकती है, लेकिन भविष्य पुराण का एनालिसिस यहीं पर एक बहुत ही गहरा और होपफुल पर्सपेक्टिव भी देता है। इसे हम इस टाइम का एक बहुत बड़ा सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? राइटर ने क्लियर किया है कि क्योंकि इस युग में चारों तरफ झूठ, सेल्फिशनेस और दिखावा है, इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में अच्छाई की वैल्यू बढ़ जाती है? एग्जैक्ट वही पॉइंट है। जब सब कुछ इजी होता है तब अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब हर कोई सेल्फिशनेस की ब्लाइंड रेस में भाग रहा हो तब सेल्फलेस होकर किसी की मदद करना या टफ सिचुएशंस में भी सच बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब एफर्ट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। स्वार्थ के बनाया गया एक सच्चा रिश्ता पिछले युगों के कंपैरिजन में बहुत बड़ा और बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अच्छाई रेयर हो जाती है, इसलिए उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। वाओ, ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। मतलब स्केर्सिटी की वजह से ट्रूथ की वैल्यू बढ़ गई है। चलिए अब डिस्कशन के उस पार्ट पर आते हैं जिसने मुझे प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा हैरान किया है। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ जा रही हैं। हाँ, जब इंसान एक दूसरे से इतना डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब उसे अपने ही लोगों पर ट्रस्ट नहीं रहता, तो वो किस चीज की तरफ टर्न करता है? मशीन्स की तरफ। सही बात है। सोर्स मटेरियल में जिस एक्यूरेसी के साथ मशीन्स के डोमिनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया गया है, वो सच में गूज बम्स देने वाला है। छोटी छोटी मशीन्स बड़े बड़े काम करेंगी, दूर बैठे लोगों से बिना किसी रुकावट के इंस्टेंटली बात हो सकेगी और दुनिया भर की नॉलेज हर इंसान के हाथ में होगी। और सबसे बड़ी प्रेडिक्शन, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन होगा जो इंसानों की तरह ही सोचेगी और काम करेगी। इस सिचुएशन को ना मैं अक्सर एक डिजिटल आइलैंड की तरह देखती हूँ। मतलब इंसान ने टेक्नोलॉजी के थ्रू खुद को पूरी दुनिया से तो कनेक्ट कर लिया है। हम एक क्लिक पर किसी भी कंट्री के इंसान से बात कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम अकेले हैं। एक ही सोफा पर 4 लोग बैठे होते हैं, लेकिन चारों अपनी अपनी स्क्रीन में अपनी एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं। ये बहुत आम दृश्य हो गया है आजकल। हाँ ना, मशीन हमारा टाइम तो बचा रहे हैं, लेकिन उस बचे हुए टाइम में हम एक दूसरे से जुड़ने की बजाय और ज्यादा आइसोलेटेड और लेजी होते जा रहे हैं। और इस डिजिटल आइलैंड का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, वो इंसान को उसकी रूट से काट देता है। और जब इंसान अपने बेसिक नेचर, अपने रिश्तों और फिजिकल मेहनत से कट जाता है, तो वो एक अजीब तरह के इल्यूजन में जीने लगता है। कैसा इल्यूजन? उसे लगने लगता है कि वो नेचर से ऊपर उठ गया है, वो सुपीरियर हो गया है, और यहां से वो अंधी रेस शुरू होती है
जहां इंसान बिना सोचे समझे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगता है। और तभी नेचर का वो गुस्सा जिसका जिक्र किताब में है वो सामने आता है। हम अपने टेक प्रोग्रेस पर इतना प्राउड कर रहे हैं, लेकिन इसका प्राइस तो हमारी धरती पे कर रही है ना। बिल्कुल, भविष्य पुराण में इस बात के साफ संकेत हैं कि इस युग में नेचर का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ जाएगा। वेदर साइकिल टूट जाएगा। जहां बारिश टाइम पर होती थी वहां भयानक ड्रॉट या सूखा पड़ेगा, और जहां सूखा रहता था वहां अचानक सब कुछ डुबो देने वाली फ्लड आएगी। नदियां सूखने लगेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और धरती कांपेगी। और इसके साथ ही नई नई पैंडेमिक्स फैलेंगी। साइंस एक बीमारी का ट्रीटमेंट खोजेगा, तब तक कोई दूसरी और ज्यादा खतरनाक बीमारी सामने आ जाएगी। माय गॉड, ये तो लिटरली आज के न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस पढ़ने जैसा लग रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पैंडेमिक्स, ये सब उसी ब्लाइंड रेस का ही तो रिजल्ट है। हम पेड़ काट रहे हैं, हवा को टॉक्सिक बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी। लेकिन देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि नेचर हमसे कोई बदला नहीं ले रही है। ये कोई रिवेंज नहीं है। जब कोई भी सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस होता है तो वो खुद को फिर से बैलेंस करने का ट्राई करता है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। हाँ, धरती का ये जो क्रोध लगता है वो एक्चुअली एक रीबैलेंसिंग एक्ट है। जब इंसान अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है तो नेचर उसे याद दिलाती है कि उसकी सारी टेक्निकल पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नेचुरल डिजास्टर के आगे कितनी छोटी और हेल्पलेस है। जरा सोचिए इस पूरी पिक्चर को एक साथ। एक तरफ हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जो हमें अनलिमिटेड सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन हमें अकेला और आलसी बना रही हैं। दूसरी तरफ वो नेचर है जो इस डेवलपमेंट के बर्डन के नीचे अपना बैलेंस खो रही है और डिजास्टर्स के फॉर्म में रिएक्ट कर रही है। और इन दोनों जायंट फोर्सेस के बीच में फंसा हुआ है इंसान। इस पूरे फ्रिक्शन का सबसे गहरा असर कहाँ पड़ता है? इंसान के दिमाग पर। और यही कलियुग का सबसे इनविजिबल लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, इंसान का मेंटल डिक्लाइन। बाहर से इंसान बहुत डेवलप्ड और मॉडर्न दिखेगा, उसके पास हर फैसिलिटी होगी, लेकिन अंदर से वो उतना ही खोखला और वीक होता जाएगा। किताब में स्पेसिफिकली बताया गया है कि इंसान का पेशेंस लगभग कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। लोग सोशल मीडिया पर बहुत हैप्पी दिखने का नाटक करेंगे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी एंजाइटी, डर और एम्प्टीनेस फील करेंगे। सही बात है। मेरे दिमाग में ना इसके लिए एक बड़ा सही एनालॉजी आ रहा है। हाँ, बताइए। आज के इंसान का दिमाग बिल्कुल एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह हो गया है जिसमें एक साथ 20 टैब्स खुले हुए हैं। कुछ टैब्स काम के हैं, कुछ सोशल मीडिया कंपैरिजन के हैं, कुछ फ्यूचर की एंजाइटी के हैं और कुछ पास्ट के रिग्रेट्स के हैं। वाह, क्या एनालॉजी दी है। और ये सारे ओपन टैब्स ना बैकग्राउंड में लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल। और इस एनालॉजी को अगर हम एक स्टेप और आगे ले जाएं तो समझ आता है कि जब बैकग्राउंड में इतने सारे टैब्स रन कर रहे हों तो डिवाइस की बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होती है। हाँ, फोन हीट अप हो जाता है और बैटरी खत्म। एग्जैक्ट वही इंसान के साथ हो रहा है। इंसान की मेंटल एनर्जी लगातार ड्रेन हो रही है। यही रीजन है कि आज इंसान का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। छोटी सी प्रॉब्लम आते ही वो गिव अप कर देता है, क्योंकि उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए उसके पास मेंटल एनर्जी बची ही नहीं है। और इसीलिए गुस्सा, इरिटेशन और लोनलीनेस अपने पीक पर है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में किताब की वो लाइन मुझे बहुत डीप लगती है कि कलयुग में असली वॉर बॉर्डर पर या बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन के अंदर लड़ी जाएगी। देखिए, असली युद्ध मन का ही है। इस युग में सबसे पावरफुल वो नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा या वेपन्स होंगे। सबसे बड़ी पावर मेंटल पावर होगी। मतलब जो मेंटली स्ट्रांग है वो ही जीतेगा। बिल्कुल। जो इंसान मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और सच्ची श्रद्धा के थ्रू अपने इस भटकते हुए माइंड को कंट्रोल करना सीख लेगा, मतलब जो अपने दिमाग के उन यूजलेस ओपन टैब्स को क्लोज कर पाएगा, वही इस टाइम का असली विनर होगा। ये सच में एक बहुत ही एम्पावरिंग थॉट है। हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को ही डेवलप करना होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ मेरे माइंड में आता है। पूछिए। जब ये मेंटल डिक्लाइन, ये ग्रीड, अधर्म और नेचुरल इम्बैलेंस अपनी एक्सट्रीम लिमिट को क्रॉस कर लेगा और जब ये पूरा सिस्टम एकदम क्रैश होने के पॉइंट पर आ जाएगा, तब क्या होगा? इस पूरी स्टोरी का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? जब अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, और इनजस्टिस एक नॉर्मल चीज बन जाती है सोसाइटी में, तब यूनिवर्स एक बहुत बड़े चेंज की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे हम एक कॉस्मिक रीसेट कह सकते हैं। कॉस्मिक रीसेट? हाँ। भविष्य पुराण के अकॉर्डिंग जब सत्य और धर्म को लोग पूरी तरह भूल जाएंगे, तब इस एक्सट्रीम इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए कल की अवतार का आगमन होगा।
सोर्स मटेरियल बताता है कि कल्कि अवतार का जन्म भारत भूमि में एक बहुत ही नॉर्मल ऑर्डिनरी फैमिली में होगा, लेकिन उनका काम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। उनका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है कि वो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में एक खुली तलवार होगी। वो तब अवतार लेंगे जब इस दुनिया में क्रूअल्टी और वायलेंस अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके होंगे। तो क्या उनका मोटिव सिर्फ दुनिया को खत्म करना होगा? नहीं, उनका मकसद सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बल्कि उस पूरे करप्ट सिस्टम को रूट से उखाड़ फेंकना होगा जो अधर्म पर टिका हुआ है। वो धर्म और सच्चाई को दोबारा एस्टैब्लिश करेंगे। एक और चीज, किताब में ना एक फाइनल वॉर का भी जिक्र है। उसमें बताया गया है कि इंसान अपनी पावर दिखाने के लिए ऐसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स यूज करेगा जो बड़े बड़े शहरों को पल भर में राख कर देंगे। ये पढ़कर तो बिल्कुल किसी भयानक न्यूक्लियर वॉर जैसा लगता है, जैसे दो सुपर पावर्स के बीच वॉर। तो क्या ये सिर्फ एक फिजिकल वॉर है या इसके पीछे कोई और डीपर मीनिंग भी छिपा है? देखिए, फिजिकल डिस्ट्रक्शन तो इस प्रोसेस का एक पार्ट है ही, क्योंकि इंसान ने जो वेपन्स बनाए हैं उनका आउटकम तो डिस्ट्रक्टिव ही होना है। लेकिन अगर हम इस ग्रंथ की फिलॉसफी को गहराई से समझें तो ये वॉर सिर्फ दो कंट्रीज या आर्मीज के बीच का नहीं है। तो फिर ये किसके बीच है? ये उससे कहीं बड़ा युद्ध है। ये बेसिकली इंसान के अंदर बैठी बुराई और अच्छाई का फाइनल क्लैश है। ये ट्रूथ और लाइज, सत्य और असत्य का टकराव है। यानी ये दुनिया के एंड होने की कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, एक शुद्धि की प्रक्रिया। एग्जैक्ट वर्ड यूज किया आपने, ये शुद्धि है। ये डिस्ट्रक्शन एक्चुअली डार्क टाइम्स के एंड और एक नई सुबह की शुरुआत का सिंबल है। इस फाइनल वॉर के बाद कलयुग का अंत होगा और सतयुग की वापसी होगी। सतयुग? हाँ, एक ऐसा युग जहां नेचर और इंसान के बीच का बैलेंस फिर से बन जाएगा। लोगों के दिमाग से लालच, डर और जेलसी का अंधेरा पूरी तरह छट जाएगा। है ना? वो सच में बहुत ही होपफुल है। इंसान की उम्र बढ़ेगी, लोग सेल्फिशनेस की जगह ह्यूमैनिटी और एम्पैथी को प्रायोरिटी देंगे। ये पढ़कर एक उम्मीद मिलती है कि टाइम का व्हील हमेशा घूमता रहता है और हर गहरी डार्क नाइट के बाद एक क्लियर ब्राइट मॉर्निंग का आना तय है। बिल्कुल, ये ह्यूमन हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां सक्सेस को पैसे या पावर से नहीं, बल्कि इंसान के कैरेक्टर, उसके सच और उसके धर्म से मेजर किया जाएगा। अगर हम आज की इस पूरी डिस्कशन के मेन पॉइंट्स को एक बार देखें तो किताब में दिए गए वो सीक्रेट साइंस हमें अपने चारों तरफ बिल्कुल साफ नजर आते हैं। हाँ, सब कुछ कनेक्ट होता दिखता है। चाहे वो इंसान की कम होती उम्र हो, बढ़ता मेंटल स्ट्रेस हो, फैमिलीज का छोटा होना और लोनलीनेस का बढ़ना हो, या फिर पैसे का सबसे बड़ी पावर बन जाना, एआई जैसी टेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ को कंट्रोल करना और लगातार बढ़ती नेचुरल डिजास्टर्स। सही कह रहे हैं। जब ये सारे सिग्नल्स एक साथ एक ही टाइम फ्रेम में दिखाई देने लगें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि हम एक बहुत बड़े ग्लोबल और ह्यूमन शिफ्ट के बीच खड़े हैं। और यहीं पर आशीष सुतार की इस किताब और भविष्य पुराण के इस एनालिसिस का जो सबसे प्रैक्टिकल मैसेज है ना, वो निकलकर सामने आता है। और वो मैसेज क्या है? बाहर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो एरा का चेंज होना हो, क्लाइमेट चेंज हो या एआई का डोमिनेंस बढ़ना हो, उसे कोई भी अकेला इंसान नहीं रोक सकता। हाँ, हम पूरी दुनिया को अकेले तो बिल्कुल नहीं बदल सकते। बिल्कुल नहीं, लेकिन इंसान खुद को तो बदल सकता है ना। ये किताब हमें बेसिकली यही सिखाती है कि बाहर जो ये इतना कियोस मचा हुआ है, उसके बीच अपने अंदर की शांति को खोजना और सत्य और धर्म के रास्ते पर टिके रहना ही इकलौता ऑप्शन है। टफ टाइम्स में सच्चाई वो एक बोट है जो आपको इस तूफान से बचा सकती है। ये वाकई एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग टेक अवे है। हम दुनिया की स्पीड को स्लो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने इस डिजिटल आइलैंड से बाहर निकलकर सच्ची ह्यूमन कनेक्शंस तो बना सकते हैं ना। बिल्कुल बना सकते हैं। हम अपने दिमाग के स्मार्टफोन को रीबूट कर सकते हैं और उन सारे फालतू वरीज और ग्रीड वाले टैब्स को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। आज की इस डीप डाइव ने सच में सोचने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिया है। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि ये युग एक साइकोलॉजिकल चैलेंज है, जहां बाहर से सब शाइनी है लेकिन अंदर एक वॉर चल रही है। सही बात है। और इसी थॉट से जुड़ा एक फाइनल सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। किताब कहती है कि कलयुग की सबसे बड़ी टेस्ट इंसान के अपने माइंड के अंदर का वॉर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि सतयुग सिर्फ एक फ्यूचर ईरा ना हो? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। मतलब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सतयुग कोई फिजिकल टाइम ना हो जो हजारों साल बाद आएगा, बल्कि ये एक मेंटल स्टेट हो,
एक ऐसी डीप इनर पीस और बैलेंस जिसे आज और अभी इसी कलयुग के केओस के बीच रहते हुए भी हम अपने एक्शंस और थॉट्स से चूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो उन एंशिएंट प्रेडिक्शंस को सीधा हमारे आज के चॉइसेस से जोड़ देता है। सोचने वाली बात है।